Hello friends, this is Abhishek Mahajan and I welcome to all in Easy Learning. तो जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी। हम थोड़ी सी इसमें इंट्रोडक्शन कवर करेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी की कि एजुकेशन साइकोलॉजी होती क्या है, और ये उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है जो टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। प्लस ये जो टॉपिक है ये बेस है चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। इस इस टॉपिक को कवर करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि हम एजुकेशन साइकोलॉजी को किस तरह से पढ़ सकते हैं, किस तरह से उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, टीचर रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आइदर वो सेट है, टेट है, टेट चाहे किसी भी स्टेट का है या फिर सेंटर का है, टीजीटी, पीजीटी, नेट, सेट, जेआरएफ एजुकेशन या साइकोलॉजी में तैयारी कर रहे हैं, तो वो बहुत इजीली ही क्रैक कर सकते हैं। हम पॉइंट्स ऐसे ऐसे कवर करेंगे इसमें जो आपको आने वाले टाइम में बेनिफिशियल हो, और मैक्सिमम 1 नंबर के क्वेश्चन जो साइकोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, हम उसको इसमें कवर करेंगे। तो थोड़ा सा मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। आई एम डॉक्टर अभिषेक महाजन, पीएचडी एजुकेशन, नेट जेआरएफ। तो जो हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर, इस टॉपिक को कवर करने के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सबसे पहले मीनिंग ऑफ एजुकेशन, देन मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, देन मीनिंग ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, देन नेचर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। मतलब कि शिक्षा क्या है, मनोविज्ञान क्या है, शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है, उसकी प्रकृति क्या है और उसकी क्या क्या डायमेंशंस हो सकती है। हम इस पॉइंट्स में, इस टॉपिक में हम सब कुछ कवर करेंगे, और कोशिश करेंगे हम मैं ऐसी ऐसी पॉइंट्स आपको बताऊं कि जो आपको आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हो। तो चलो स्टार्ट। सबसे पहले एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है। तो जैसे कि अपनी टर्म खुद ही बता रही है, ये दो शब्दों से मिलके बना गया है, एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। जो एजुकेशन है जो, वो हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे, और साइकोलॉजी को थोड़ा सा डीपली डिस्कस करेंगे। करते हैं कि एजुकेशन क्या है। एपिस्टेमोलॉजिकली या तो शाब्दिक रूप में बोला जाए, जो एजुकेशन है वो लैटिन शब्द एडुकेयर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू ब्रिंग अप और टू नरिश। मतलब कि किसी के व्यवहार में परिवर्तन किस तरह से लाया जाए, या उसको चेंज कैसे किया जाए, उसके माहौल को कैसे चेंज किया जाए, उसकी करेक्टर को कैसे चेंज किया जाए, ये एजुकेशन का मतलब है। और इट इज अ प्रोसेस बाय विच नॉलेज, कैरेक्टर, बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल आर शेप्ड एंड मोल्डेड। कहने का तात्पर्य है कि ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी के ज्ञान, किसी के चरित्र और किसी के व्यवहार में हम परिवर्तन ला सकें या उसको आकार दे सकें। इसका एक मुख्य उद्देश्य ये होता है कि वो हार्मोनियस डेवलपमेंट करता है किसी भी चाइल्ड या इंडिविजुअल की। क्लियर। अब कर रहे हैं साइकोलॉजी की, मेन पॉइंट साइकोलॉजी का। एक तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, साइकोलॉजी का मीनिंग टाइम टू टाइम मॉडिफाइड होता रहा है, और वो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे किस किस सेंचुरी में मॉडिफाइड हुआ और किस किस के द्वारा ये मॉडिफाइड किया गया है। तो जो बेसिक साइकोलॉजी का मीनिंग है वो है, वो दो ग्रीक शब्दों से मिलके बना गया है। वो है, एक तो आपका साइकी एंड सेकेंड वन इज लोगस। और साइकी का अलग मतलब होता है सोल, एंड लोगस का मतलब होता है या तो उसके बारे में, किसी चीज के बारे में बात करना या तो स्टडी करना। तो इनिशियली जो बोला गया है वो है इसको स्टडी ऑफ सोल। साइकोलॉजी को बोला गया है स्टडी ऑफ सोल, जिसको कि दो फिलोसोफर्स थे हमारे, एरिस्टोटल एंड प्लेटो। फिलोसफर्स मतलब कि दार्शनिक थे हमारे दो, एरिस्टोटल जो वेस्टर्न फिलोसफर थे, एरिस्टोटल एंड प्लेटो, उन्होंने इस कंसेप्ट को अप्रूवल दिया था। तो ये भी माना जाता था कि जो इस फिलोसफर के अप्रूवल के बाद जो जो साइकोलॉजी है वो फिलोसफी का ही एक हिस्सा माना जाए, उसी का एक ब्रांच माना गया है। पर कुछ टाइम के बाद इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया गया, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट करने के भी कई कारण थे कि क्यों किया गया इस स्टेटमेंट को रिजेक्ट की, साइकोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ सोल। क्योंकि इसके पीछे कुछ इन्होंने तथ्य रखे थे कि सोल को किस तरह से स्टडी किया जाए। अब ये मैं आपको 17 या 18 सेंचुरी की बात बता रहा हूँ, जब ये
साइकोलॉजी को टर्म को डिफाइन किया गया था एज अ स्टडी ऑफ सोल, तब हमारे पास ऐसा कुछ अभी भी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि हम आत्मा का अध्ययन कर सकें। इसलिए इसको आगे फिलोसोफर्स और साइकोलॉजिस्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट उनके द्वारा ये रिजेक्ट किया गया कि स्टडी ऑफ सोल, हम स्टडी नहीं कर सकते सोल, किसी भी कारण हम स्टडी नहीं कर सकते। उसके बाद साइकोलॉजी का मीनिंग चेंज हो गया एज अ स्टडी ऑफ माइंड। ये किसके द्वारा दिया गया था? जॉन लॉक के द्वारा। जॉन लॉक के द्वारा 18th सेंचुरी में साइकोलॉजी को डिफाइन किया एज अ स्टडी ऑफ माइंड के, कि आप साइकोलॉजी का मतलब है मस्तिष्क का या दिमाग के बारे में अध्ययन करना। और अकॉर्डिंग टू हिम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, अकॉर्डिंग टू हिम माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज टेबुला रासा। टेबुला रासा मतलब कि एक बच्चे का मस्तिष्क है वो है टेबुला रासा। टेबुला रासा का मतलब उनके कहने का था कि ब्लाइंड स्लेट, खाली स्लेट या खाली किताब, और क्ले। तो इसको हम थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। ब्लाइंड स्लेट मतलब कि ब्लाइंड स्लेट मतलब आप किसी जैसे कभी भी एक खाली कॉपी में कुछ भी आप भर सकते हैं, उसमें आप जो अपना मन चाहे उसमें आप भर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं, उसमें पेंट कर सकते हैं। और क्ले का मतलब ये, क्ले का उनके कहने का मतलब ये था कि जिस तरह से क्ले को आकार प्रकार अलग अलग आकारों और प्रकारों में ढाला जा सकता है, वैसे ही दिमाग, बच्चे का दिमाग वो टेबुला रासा के टर्म में इन्होंने दिया गया है कि उसमें आप जो भरोगे, जो उसको आचरण दोगे, जो नॉलेज दोगे, जिस तरह का नॉलेज दोगे, वो वैसा ही उसमें परिवर्तन आता रहेगा। ये इन्होंने 18th सेंचुरी में कहा था। बट ये भी एक्सेप्ट नहीं की गई स्टेटमेंट की साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ माइंड, क्योंकि माइंड को 18th सेंचुरी में अगर बात की जाए तो माइंड को स्टडी करना इम्पॉसिबल था। हमारे पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं थी, ऐसी कोई सोर्सेज नहीं थे कि हम अपने माइंड को स्टडी कर सकें। इसीलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। देन उसके बाद इसको मॉडिफाइड किया गया स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस में। स्टडी ऑफ साइकोलॉजी को एज अ स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस में इसको मॉडिफाइड किया गया। किसके द्वारा किया गया था? ये विलियम वुड्स और उनके अनुयायी थे ईपी टिचनर। अब थोड़ा सा हम विलियम वुड्स के बारे में जान लें। विलियम वुड्स फर्स्ट वो शख्स थे जिन्होंने फर्स्ट साइकोलॉजी लैब इस्टेब्लिश की थी। कहाँ पे की थी? वो यूनिवर्सिटी ऑफ लेपेंजिंग में, जो कि जर्मनी में है। तो इससे क्वेश्चन बन जाता है हमारा, कभी पूछ लेते हैं ये कि फर्स्ट साइकोलॉजी लैब कहाँ बनी गई, कहाँ बनाई गई और किसके द्वारा बनाई गई? तो विलियम वुड्स ने बनाई थी यूनिवर्सिटी ऑफ लेपेंज में, जर्मनी में। और एक ये बहुत ही माने जाने साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने कॉन्शियसनेस के ऊपर बहुत काम किया और इसके बारे में हम आगे जो आने वाले चैप्टर्स होंगे उसमें हम कवर करेंगे। उन्होंने अपनी बुक, उन्होंने साइकोलॉजी को अपनी एक बुक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो 1890 में पब्लिश हुई थी, उसमें कहा था साइकोलॉजी को एज अ स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। अब ये भी रिजेक्ट किया गया। इसको क्यों? इसको रिजेक्ट करने का कारण ये था कि माइंड के हमारे 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। बट ये जो साइकोलॉजी है वो सिर्फ कॉन्शियसनेस के ऊपर ध्यान दे रहे थे अकॉर्डिंग टू इनकी स्टेटमेंट से। इसलिए इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि वो बाकी एस्पेक्ट तो छोड़ रहे थे माइंड के, इसलिए इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। देन बात की एज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर, कि साइकोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर किसके द्वारा कहा गया था? ये एमसी डुगल के द्वारा। उन्होंने 19th सेंचुरी के बाद विलियम्स डुगल ने, जो कि एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने डिफाइंड किया साइकोलॉजी अपनी बुक में फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, जो पब्लिश्ड हुई थी 1905 में। उसको डिफाइन किया साइकोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर। और ये आज तक यही माना गया है, अभी तक 19th सेंचुरी के बाद साइकोलॉजी को हम यही बोलते हैं, स्टडी ऑफ बिहेवियर। बट इसका जो बेसिक है कि 2 टर्म से मिलके बना गया है, साइक प्लस लोगस, मतलब स्टडी ऑफ सोल। वो बेसिक इसका यही रहेगा। कभी क्वेश्चंस में आपको आ जाता था किन किन 2 शब्दों से मिलके बना गया है, और साइक का मतलब क्या है और लोगस का मतलब क्या है, तो स्टडी ऑफ सोल ही आएगा। बट ये आफ्टर मॉडिफिकेशन करते 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 आज हम इसको बोलते हैं साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ बिहेवियर। फाइनली वुडवर्थ, जो एक बहुत माने जाने साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा थ्योरीज दी थी, लर्निंग के लिए भी दी थी, प्लस और भी एस्पेक्ट्स में थ्योरीज दी थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने इसको सब कुछ पढ़ने के बाद कंक्लूड किया एक चीज़, कि अगर आपने अपने मस्तिष्क और आत्मा को जानना है तो आपको बिहेवियर का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। He concluded that to understand soul and mind, we need to study the behavior.
प्लस इन्होंने एक बहुत अच्छी कोटेशन दी थी 1948 में। उन्होंने कहा कि फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट हिज सोल, देन इट्स माइंड, देन इट लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस, स्टिल इट्स हैव बिहेवियर एज सॉट। मतलब कि साइकोलॉजी ने सबसे पहले अपना, मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा खोई, फिर उसने अपना मस्तिष्क खोया, फिर उसने अपनी चेतना खोई, और अब जो उसके पास रह गया है वो है सिर्फ व्यवहार। बहुत अच्छी बात की थी। और ये कभी पूछ लिया जाता है कि ये लाइन किसने कही थी, तो ये वुडवर्थ जी ने कही थी 1948 में। उन्होंने साइकोलॉजी के एक और उसमें ढाला था कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर। और बिहेवियर किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता था, आइदर वो कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस, किसी भी माइंड की किसी भी स्टेट में आप बिहेव कर रहे हो, चाहे कॉन्शियसनेस में कर रहे हो, सबकॉन्शियसनेस में कर रहे हो, या अनकॉन्शियसनेस में कर रहे हो, उसको स्टडी ऑफ बिहेवियर में ही ढाला गया। इसलिए अभी तक ये अप्रूवल है, और ये अभी तक हम यही मानते हैं, साइकोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर। अब हम बात करते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में। देखो, सबसे शुरू में हमने बात की थी एजुकेशन साइको, हमने एजुकेशन के बारे में पढ़ लिया, हमने साइकोलॉजी के बारे में पढ़ लिया। पर अब मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि साइकोलॉजी सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड नहीं होती, इसकी और भी कई ब्रांचेस हैं, जैसे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। इसकी और भी कई ब्रांचेस हैं, जैसे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइकोलॉजी, इन्वायरमेंट साइकोलॉजी, देन आर्मी साइकोलॉजी। इसके अलावा एक बात जो ब्रांच है वो है एजुकेशन साइकोलॉजी। मतलब कि वो साइकोलॉजी जो एजुकेशन के फील्ड में यूज़ की जाए, एजुकेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज़ की जाए, उस साइकोलॉजी को, उस मनोविज्ञान को बोला गया है एजुकेशनल साइकोलॉजी, माने शैक्षिक मनोविज्ञान। सो हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी इज वन ऑफ मैनी ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स मेनली विद प्रॉब्लम्स, process and production of education. It also defined as that branch of psychology which study the behavior of a learner in relation to his educational need and environment. मतलब कि एक सीखने में, जहाँ तो हम बोल सकते हैं एक बच्चे की या एक कोई भी सीखना, जो कोई व्यक्ति सीखना चाहता है, उसका रिलेशन एजुकेशन नीड्स और इन्वायरमेंट के साथ क्या बिहेवियर है, इस चीज़ को हम ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी से ही पढ़ सकते हैं, जो है एजुकेशन साइकोलॉजी। के बारे में हम कुछ डेफिनेशंस बता दूं, जो कुछ आप एग्जाम पे, जो भी बीएड एमएड के बच्चे तैयारी कर रहे हैं फाइनल एग्जाम्स की या कुछ, तो उनमें ये दो तीन डेफिनेशंस आप दे सकते हैं आराम से। कि अकॉर्डिंग टू स्किनर इन 1958, एजुकेशन साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील विद टीचिंग एंड लर्निंग। मतलब कि ये वो ब्रांच है साइकोलॉजी की जो टीचिंग और लर्निंग के इन्वायरमेंट के साथ डील करती है। देन अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी इन 1973। एजुकेशन साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। मतलब कि वो सभी एक्सपीरियंसेस को डिस्क्राइब करता है और एक्सप्लेन करता है जो एक व्यक्ति अपने जन्म से लेके अपनी वृद्ध अवस्था तक अपना एक्सपीरियंस, जो भी वो एक्सपीरियंस लेता है लर्निंग के लिए, वो सारा का सारा एक्सप्लेन करती है एजुकेशन साइकोलॉजी। देन अकॉर्डिंग टू पील्स इन 1956, उन्होंने कहा था एजुकेशन साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ एजुकेशन। तो ये थोड़ा बेसिक था एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में। पढ़ते हैं प्रकृति, एजुकेशन शैक्षिक मनोविज्ञान की क्या प्रकृति हो सकती है, प्रकृति हो सकती है, नेचर क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले एक तो ये पॉजिटिव साइंस हमेशा पॉजिटिवनेस के ऊपर बात करती है। जो साइंस है वो पॉजिटिव रिलेटेड ही है, ये डायनेमिक नहीं है, ये स्टैटिक नहीं है, ये पॉजिटिविटी ही बताती है हमेशा। देन बिहेवियर को चेक करने के काम आती है किसी के लिए, इसलिए बिहेवियरल साइंस है। एक्सपेरिमेंटली उसको प्रूव करती है, देन इसीलिए ये एक्सपेरिमेंटल साइंस भी है। सिस्टमेटिक अप्रोच का यूज करती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एग्जांपल की ये सबसे पहले फर्स्ट स्टेप लेगा, देन सेकंड स्टेप लेगा, देन थर्ड, और फाइनली कंक्लूजन करेगा। मतलब कितने भी इसके स्टेप्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले थर्ड करे, फिर फर्स्ट में जाए, फिर सेकंड में जाए, फिर या तो सबसे पहले कंक्लूजन दे दे। ऐसा नहीं है, ये सिस्टमेटिक ही अप्रोच फॉलो करेगा। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, अप टू एन एन स्टेप्स, जितने भी स्टेप्स होंगे उनको कवर करेगा, देन उसको कंक्लूड करेगा। देन इट्स अ जनरलाइज, इट जनरलाइज करता है चीज़ों को। अगर कोई चीज़ यहाँ पे आप
उसको बनाते हो तो ये जनरलाइज करेगा उनको सभी व्यक्तियों के लिए। अगर कोई आप रिसर्च करते हो किसी चीज़ में, वो स्मॉल सैंपल में लेके रिसर्च करते हो, तो इसका ये मतलब है वो जनरलाइज कर देता है एजुकेशन साइकोलॉजी की, वो सभी बच्चों के लिए कार्यवर्त है कि अगर आप ये 10 बच्चों पे लगा रहे हैं और ये रिजल्ट आ रहा है तो 100 बच्चों पे भी उसी के एरिया के 100 बच्चों पे भी यही रिजल्ट आएगा। जैसे कि मिड डे मील की पॉलिसीज कहीं बनती है और इम्प्लीमेंटेड ऑल ओवर इंडिया में की जाती है। रमसा रूसा जो भी पॉलिसीज बनती है एजुकेशन से रिलेटेड, वो कुछ बच्चों के ऊपर रिसर्च करके बनती है पर जनरलाइज ऑल ओवर इंडिया में की जाती है। ये एकेडमिक डिसिप्लिन और प्लानिंग के लिए बहुत बेनिफिशियल है कि आपने एकेडमिक डिसिप्लिन किस तरह से लाना है, उसको किस तरह से पूरे साल की प्लानिंग करनी है। तो एजुकेशन साइकोलॉजी इसमें बहुत हेल्पफुल करती है। साइंटिफिक अप्रोच है जो एक तरह एक्सपेरिमेंटल पार्ट ही है साइंस का। देन यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है, मतलब कि अगर कोई चीज़ कि देश में या पूरे विश्व में कहीं चीज़ ये अप्रूव्ड हो रही है तो यूनिवर्सली उसको एक्सेप्ट किया जाएगा कि अ, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में भी वैसा ही होगा। बस रीज़न को लेके या कहीं-कहीं एनवायरमेंटल का इफ़ेक्ट पड़ सकता है, पर यूनिवर्सली वो प्रूव्ड होता है कि इतने साल का बच्चा यही करेगा। जैसे कि 2 साल का बच्चा ये इतने शब्द बोल सकता है, 1 साल का बच्चा इतने शब्द बोल सकता है, उस तरह से। देन लास्ट, ये रिसर्च के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि रिसर्चेज़ जितनी भी होती है एजुकेशन के फील्ड में, आइदर आप रूसा ले लीजिए, ठीक है? राष्ट्रीय उच्चतक शिक्षा अभियान ले लीजिए, मिड डे मील ले लीजिए, मिड डे मील के लिए आप ले लीजिए, प्लस आप सर्व शिक्षा अभियान ले लीजिए। सर्व शिक्षा अभियान में तो ये जितनी भी रिसर्चेज होती हैं एजुकेशन फील्ड के ऊपर, ये सारी की सारी होती है आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी की हेल्प से ही। अगर ये थोड़ी सी जैसे एक रिसर्च 10 बच्चों के ऊपर की जाए, 20 बच्चों के या किसी रीजन पे की जाए, तो ऑल ओवर इंडिया या और ऑल वर्ल्ड एक्सेप्टेंस की जाती है उस चीज़ के लिए। अभी जैसे आप ये भी अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई एनपी 2020, तो वो भी एजुकेशन रिसर्च का, एजुकेशन साइकोलॉजी का ही एक पार्ट है। रिसर्च करके उसको पॉलिसी को ही बनाया गया है। एजुकेशन मनोविज्ञान देख के बच्चों का किस तरह से वो यूजफुल है बच्चों की नीड और सोसाइटी की नीड के लिए। हम बात करते हैं स्कोप। एजुकेशन साइकोलॉजी की स्कोप कहाँ है, कहाँ कहाँ हम इसको देख सकते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। किसी का बिहेवियर चेक करने के लिए, ये तो जैसे आपको पता ही है स्टडी ऑफ बिहेवियर है फाइनली। तो किसी न किसी के बिहेवियर को मोल्ड करने में या हेल्प करने में, ये मोल्ड करने में या चेंज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। देन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को दूर करने के लिए, अब ये हम लोग आप लोग सभी को पता ही होगा कि एक क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंस होता ही होता है। दो सगे भाई या बहन भी कभी भी एक जैसे नहीं होते, उनमें भी कुछ ना कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। तो इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को दूर करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाने के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। अब डेवलपमेंट स्टेजेस आती हैं, अलग अलग डेवलपमेंट स्टेज आती है, जैसे चाइल्डहुड हो गया, अडल्टहुड हो गया, एडोलेसेंस हो गया, इन्फेंसी हो गया। तो हर एक स्टेज में क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, किस किस तरह से बच्चों को की नीड्स को पूरा की जाए, ये एजुकेशन साइकोलॉजी की से हम कर सकते हैं। लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग एंड लर्निंग सिचुएशन दोनों को ही ये करने में बहुत हेल्प करती है। मतलब कि इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। देन इवैल्यूएशन के लिए, अब इवैल्यूएशन से हम पहले आपने देखा होगा कि 100 में से 90% नंबर, 90 मार्क्स आ गए तो बच्चा 90% नंबर लेके पास हुआ है। तो अब इस चीज़ को चेंज करके एफ ए और एस ए में क्यों कन्वर्ट किया गया? तो ये अलग अलग पैटर्न जो ये सारी की सारी रिसर्चेस की गई कि एफ ए और एस ए में क्यों किया जाए, ग्रेडिंग सिस्टम क्यों, ग्रेडिंग क्यों लाई जाए, तो क्यों परसेंटेज ठीक नहीं है या परसेंटेज की क्या ड्रॉबैक्स हैं इसलिए एस एफ ए आया और ग्रेड सिस्टम आया। ये सारा का सारा इवैल्यूएशन के लिए भी नेचर में भी होता है। और देन स्कोप जो है ये इवैल्यूएशन के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है एजुकेशन साइकोलॉजी का। देन गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए तो वैसे ही हेल्पफुल है। तो आज आज का हमारा टॉपिक यहीं कवर हुआ है। तो आज हमने पढ़ा कि एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है, इंट्रोडक्शन पढ़ी एक हमने बेसिकली साइकोलॉजी की। एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है, एजुकेशन साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना, वो तो आपको बताया था। एजुकेशन के बारे में पढ़ा, साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा, एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा, उसके स्कोप पढ़े, उसके नीचे पढ़े। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसमें लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आने वाली वीडियोस में मैं इससे भी प्रिस्क्राइब करके बताऊंगा। अगर आपको कोई लगता है कि इसमें कोई गलती रह चुकी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मैं आने वाली वीडियोस में इसको सुधार सकूं। थैंक यू वेरी मच।